Hello, it's me. Long time no see. This is episode 146 of the Gincast सीरीज. हम फिर एक अनडिस्क्लोज लोकेशन से बैठे हुए हैं और ये वीडियो बना रहे हैं. मैंने जो है वो लाइटें कैमरे लगवा लिए हैं और सारे बंदे बाहर निकाल दिए हैं. आज मुझे बंदे चाहिए ही नहीं है. तो बस हो गई है. तो अब डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे वीडियो के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर. और पहली स्टोरी हमारी आ रही है उरूज साहिबा की, जो बहुत नाराज़ है मुझसे, लेकिन फिर भी उनकी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनकी स्टोरी हम फिर भी सुनाएंगे. और वो ये है, ये कहती हैं कि इनकी नानी के घर जो है वो इनको मतलब कंफर्म है कि वो हॉन्टेड है. और उसकी वजह है क्योंकि जो इनके नाना का जो कमरा था वहाँ पे कुछ न कुछ कहा जाता है साया है, कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे. अब ये कहती हैं कि ये उस कमरे के बिल्कुल कमरे में तैयार हो रही थी और मतलब कपड़े बदल रही, वॉट कुछ भी कर रही थी. तो वहाँ का एक दरवाज़ा है और पीछे मतलब पीछे उसके एक दरवाज़ा, बहुत कमरे में एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा है, वो लॉक था. लेकिन अब वो हिलना शुरू हो गया और वो खुलता भी बाहर की तरफ था. अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से हट गई क्योंकि ऑब्वियसली कौन हिला रहा है, कौन सब कुछ कर रहा है. अब ये कहती हैं कि वो उस वक्त चीख मार के वहाँ से निकल गई और बाकियों को लेके आई क्योंकि और जाहिर सी बात है खौफज़दा थी कि ये कौन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है. जबकि वो जो दरवाज़ा था वो बंद भी बाहर की तरफ से था, यानी अंदर की तरफ से नहीं था. तो जो खोलना चाह रहा था वो आराम से खोल भी सकता था. अब ये कहते हैं कि ऑल्दो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें इनके नाना के कमरे में होती रहती हैं. ऑल्दो जो भी वहाँ साया है उसको अच्छा कहा जाता है, लेकिन इनका सवाल ये है कि अगर अच्छा साया है तो वो मुझे क्यों डराने की कोशिश करता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी. और डराने की बात नहीं होती, बात यह है कि भाई कोई चीज़ अपनी अगर कहीं रहना शुरू कर देती है तो ऑब्वियसली अपनी जगह पे दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करती, वहाँ से भगाना चाहती है, या कोई और भी वजह हो सकती है. इतना सिंपल केस नहीं होता. आगे बात करते हैं. और आगे हम बात करते हैं रिजवान साहब की, जो पहले पाकिस्तान में थे, अब जर्मनी में रहते हैं. ये कहते हैं कि ये बेसिकली इनकी एक सीक्वेंस ऑफ कहानियाँ हैं. सबसे पहली कहानी इनकी ये है कि इनके जिस घर में ये रहते थे और उस घर में बेसिकली इनको एक ड्रीम है, जो ये याद है, जो आज भी इनको कंफर्म है, जो कि इनके घर वाले भी नहीं मानते. वो ये कहते हैं कि जनाब, एक इनका जो घर था वो मतलब एक इस तरह सिलसिला था कि एक रूम के बराबर में एक रूम पैरेलल से था. तो ये रात को जिस रूम में सोते थे उसके बराबर वाला कमरा जो था वो अक्सर एम्प्टी रहता था और रात को बंद होता था तो अंधेरा होता था और इस तरह का सिलसिला होता था. एक दिन ये सो रहे थे, इनको किसी ने आवाज़ दी उस कमरे से. और ये कहते हैं कि मैं गया वहाँ, तो उस कमरे के अंदर कोई एक अजीब सी, कोई ख़तरनाक किस्म की कोई चीज़ थी जिसके सर पे दो सींग थे. और उससे मिलती जुलती एक इन्होंने तस्वीर भी हमें भेजी है, जो कि नज़र आ रही होगी अब कहीं. तो ये कहते हैं इस तरह की एक शैतानी किस्म की चीज़ थी जिसका शक्ल जो थी वो कुछ इंसान और जानवर मिक्स टाइप की थी. उसको देख के ये काफ़ी डर गए और ये भागते हुए मतलब वापस गए, क्योंकि वो चीज़ इनको देख के कुछ बोल भी रही थी. इनको तो बहरहाल समझ में नहीं आया, ये वापस अपने कमरे में की तरफ भागे. अभी अपने कमरे की तरफ जब गए तो इन्होंने देखा कि ये ऑलरेडी कमरे में सो रहे हैं. और ये बिल्कुल जैसे कि कम अपने आप को अलग से एक बंदा देख रहा होता है ना, कि एक आदमी लेटा हुआ था, इस तरह अगर अजूम करें कि रूह आपकी निकल जाए तो वो आपको कैसे देखेगी, तो वैसे ये थे. पहले इनको समझ में नहीं आया, फिर ये खुद ही कहते हैं कि मैं उस बॉडी में एंटर हो गया और उसके बाद मतलब उठा और ये सारा चीज़ एक ख्वाब था. इन्होंने अपने घर वालों को बताया, उनको इस बात पे यकीन नहीं आया और ये कहते हैं इस चीज़ को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं. और इस बारे में क्या ख़यालात हैं? मुझे सो फार तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का. एंड आई डोंट एक्चुअली थिंक कि इट्स पॉसिबल, क्योंकि पूरा सिस्टम यही है कि आपका
जो सोल है वो एक दफ़ा बॉडी से निकल जाता तो वापस नहीं आता। तो आई डोंट नो, इसके ऊपर मेरी कोई ख़ास रिसर्च नहीं है। तो आई वुड लाइक टू नो लोगों के क्या इस बारे में ख्याल आते हैं, तो वो कमेंट्स में डाल दें और मुझे भी बताएं और इनको भी बताएं कि इनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। अब ये कहते हैं ये बात तो गुजरी और अब बात हो रही है जर्मनी की, जो कि अब ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पुरानी बात बता रहे हैं कि वैसे जनरली मैंने यूके में तो देखा है और जर्मनी में भी ऐसे ही होगा कि 6-7 बजे के बाद जो है थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है और अक्सर लोग जो नौकरी वाले होते हैं वो तो अपने घरों को चले जाते हैं, पब वाले पब में जाके बैठ जाते हैं और सड़कों पे कोई ख़ास नहीं होता, दुकानें बंद हो जाती हैं और बस सन्नाटा हो जाता है। अब ये कह रहे हैं जनाब इनको खाना वाना कुछ बनाना था या कुछ था सिलसिला, तो उसके लिए ये 8-9 बजे ग्रोसरी स्टोर की तरफ जो खुला होता था उधर निकल लिए, तो सड़कें खाली थी और ये अकेले पैदल जा रहे थे। अब यूजुअली तो जल्दी दिन दिन में कर लेते हैं, लेकिन ये अब सन्नाटे में जा रहे थे और ये बात भी ये बता रहे हैं कि बिल्ली बिल्ली कुत्ते वुत्ते वहाँ सड़कों में नहीं होते हमारी तरह, वहाँ सब कुछ बंद होता है और अगर आपने कैट्स रखनी है तो वो आप पेट्स की तरह अपने घर में रखते हैं, ऐसे कोई रोडों पे नहीं घूम रही होती। तो रोडों पे नहीं घूम रही होती और ये फिर इस तरीके से बहरहाल ये सामान लेके अपना जब वापस निकले तो इनको एक गली में से जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ इन्होंने नोटिस किया कि एक बिल्ली कोने में बैठी है काले रंग की। पहले तो इन्होंने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ते रहे तो इन्होंने एहसास करना शुरू किया कि भाई मैं तो जर्मनी में हूँ, यहाँ बिल्लियाँ ऐसे नहीं घूम रही होती हैं और ख़ासकर काली बिल्लियाँ तो बहुत कम नज़र आती हैं। लोग जो पालते हैं ज़ाहिर सी बात है वो डिफरेंट तरह की चीज़ें होती है, वो पर्जियन होती है, कोई कुछ पालता है, तो इस तरह की ब्लैक कैट्स किसी की तो बहुत कम रेयर होती हैं। उसके बाद आगे जाके इनको एहसास हुआ कि जो बिल्ली इनको बैठी हुई देख रही है उसके जो है ना कोई फेशियल फीचर्स ही नहीं है, ना आंखें ना मुँह है, बस एक शेप है। और आगे जाके एहसास हुआ कि भाई उसकी आंखें वाँखें मुंह तो है नहीं और उसका कुछ अजीब सा धड़ है और वो बिल्कुल बिल्ली की तरह बैठ के उसको देख रही है, लेकिन वो बिल्ली बज़ाहिर है नहीं। अब ये कहते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो वो उसको क्रॉस करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्ली जो है वो इनकी तरफ ही देख रही है और उसका कुछ अब शेप चेंज हो रहा है और वो साइज़ में कुछ बड़ी हो गई है। एक छोटी बिल्ली सी एक बड़े कुत्ते के साइज़ की वो हो चुकी है। इस टाइम पे ये कहते हैं कि मैंने उसी वक्त जो है अब आयतल कुर्सी वगैरह और ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी, बिकॉज अब एहसास हो गया था कि कुछ नॉर्मल चीज़ नहीं और उस तरफ देखना छोड़ दिया। तो स्टोरी नंबर 3 इनकी ये है कि बेसिकली इनके एक दोस्त हैं, बोलिवियन है और बोलिविया साउथ अमेरिका में एक जगह है बहरहाल। तो ये बता ऑब्वियसली इन्होंने ये स्टोरी उसको बताई होगी ये बिल्ली वाली, तो फिर इन्होंने बताया कि एक इन्होंने घर में रहते थे तो वहाँ एक रात ये सोते में इनकी आंख जब खुली तो इसी तरीके का एक जानवर नुमा कोई चीज़ थी जो कि बैठी हुई थी और इनको देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और ऐसी बज़ाहिर लगती थी जैसे उनमें आग लगी हुई और उसके मुंह नहीं नज़र आ रहा था, बस एक सुराख जैसा कोई शेप था, जैसे नज़र आ रहा था कोई मुंह की जगह कुछ ऐसी चीज़ है। वो चीज़ हवा में थी, बेसिकली उसके पैर वैर नज़र नहीं आ रहे थे कि उसने रखे हुए हैं और हवा में सिर्फ खड़े होकर इनको देख रही थी। ये खड़े हुए इन्हें चीखा वीखा और इनके एक दोस्त भागते हुए आए जो करीब में थे और उन्होंने आके इनको जब पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मतलब ख्वाब होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन बहरहाल ये बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और ऐसा महसूस होने लगा था कि इनको कोई घर में देख रहा है। इन्होंने जब अपनी आंखें दोबारा मतलब एक जगह ये फिर आगे किसी दिन सो गए या लेट गए कहीं पे, तो आंखें खोली तो फिर वही चीज़ एक सोफे पे बैठ के इनको देख रही थी। आंखें उसकी वही थी, आग की तरह आंखें मतलब, और वो इनको देख रही थी। इन्होंने अपने आप को आंखें मली कि मैं शायद नींद में हूँ, अपने आप को चांटे भी मारे, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह रही और बाज़ाब्ता उसका शेप भी साइज़ में बड़ा हुआ, जैसे मतलब इनके साथ हुआ था कि बिल्ली वो बड़े होकर कुत्ते की तरह हुई थी, तो ये चीज़ भी बढ़ गई थी साइज़ में। इन्होंने फिर जो है शोर मचा के वहाँ कमरे से भाग गए और कहते हैं उसके बाद इन्हीं ने वो घर ही शिफ्ट कर लिया क्योंकि वो घर फिर रहने के काबिल नहीं था। अब ये साहब जर्मनी में रहते हैं और
इस चीज़ से दूर हैं, लेकिन बहरहाल ये इनकी कहानी थी। तो थैंक यू रिजवान फॉर शेयरिंग दिस। अगली स्टोरी हमारी आ रही हैं साहत साहब की। अब ये बेसिकली दो स्टोरियां बता रहे हैं। एक पहले, अभी तो ये अमेरिका में कहीं हैं, लेकिन पहले ये इनका ताल्लुक पिंडी के पास एक गांव से था। और ये तो कम रहे हैं, इनकी जाहिर सी बात है आबा अजदाद वगैरह सब वहीं के हैं। और ये एक हॉर्न की आवाज़ आई है जो कंफर्म करती है इस बात को कि उनके आबा अजदाद पिंडी से हैं। अब इसी तरीके से ये बताते हैं कि गांव में एक प्री पार्टीशन या उससे पहले के ज़माने का भी एक बड़ा महल सा था, जिसको ये लोग किला कहते थे। एक बड़ी सी बिल्डिंग थी और बीच में उसकी बड़ा हॉल था, साथ में अटैच थोड़े थोड़े कमरे थे। कोई गवर्नमेंट या किसी मतलब कोई मजेस्टिक किस्म का काम या कोई ऑफिस या कोई चीज़ थी वो किसी ज़माने में, जो कि काफ़ी ज़माने से बंद पड़े रहने की वजह से मतलब थोड़ा सा उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी बिल्डिंग काफ़ी तक ठीक थी। उसका बहुत बड़ा दरवाज़ा था एंट्री का, और वो डायरेक्ट वो दरवाज़ा खोल के आप उस हॉल में आते थे। बहरहाल जनरली वो जो छोटे जो कमरे उस हॉल से एसोसिएटेड थे वो बंद पड़े हुए थे, और गवर्नमेंट की ये जगह थी, गवर्नमेंट की पोजीशन में, और पार्टीशन के बाद से और कोई मतलब वहाँ रहता वहता नहीं था। अब ये कभी डिफरेंट पर्पसेस सर्व करती रहती थी। गवर्नमेंट ऑफिस वाले जो थे कभी उसको गोदाम बना लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत यूज़ में कभी कभी आती रहती थी। अब ये कहते हैं जनाब, एक बड़ा तूफ़ानी बारिश का एक ज़माना आया था, और इनके जो उस इलाके का स्कूल था वो एक तरीके से तबाह हो गया था। बिल्डिंग जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, छत वत गिर गई थी, इस तरह का सिलसिला हुआ था। तो डिसाइड ये हुआ था कि जब तक बिल्डिंग वो बन रही है, तो ये जो किला जिसे ये कहते थे, जो ये हॉल नुमा जगह थी, तो वो थोड़ा सा रेनोवेट करके साफ़ सुथरा करके और बच्चों की क्लासेस वहाँ लगाना शुरू कर देंगे, ताकि स्कूल कंटिन्यू रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 6-8 महीने के लिए अब आप स्कूल को बंद ही कर दें और क्लासें कैंसिल कर दें। अच्छे ज़माने की बात है। तो बहरहाल ये कहते हैं जनाब, ये फिर तय हुआ कि 2 हफ्ते के अंदर काफ़ी मतलब स्कूल जो है, हाई स्कूल खासकर, वो रिपेयर हो जाएगा और ये लोग इस जगह को छोड़ के वहाँ सारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं जनाब, ये क्लासेस यहाँ स्टार्ट हुई और अजीब सी वहाँ पे फीलिंग आती थी। मतलब कुछ ठीक नहीं लगता था, कुछ अजीब सा माहौल लगता था। और सबसे पहले लड़कियों ने कंप्लेन करना शुरू किया कि कोई उनके बालों को खींचता है वहाँ। अब जो एक जनरल बात होती थी कि शायद आपकी ही किसी दोस्त ने खींच लिया होगा, या कोई मस्ती मजाक कर रहा है, या जो होता है स्कूल में हरकतें। अब लेकिन जिन्होंने हिजाब वगैरह पहना हुआ होता था या बाकायदा प्रॉपर कवर किए होते, तो बाल उनके भी कोई बाल खींच रहा है, वो भी हिजाब के अंदर से या उसके अंदर से। तो ये एक अजीब मामला था, जो कि जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो थी ना वो नहीं हो पा रही थी। अब ये कहते हैं जनाब कि ये इसके साथ साथ अब लड़कों को भी, जो बंद कमरे थे एसोसिएटेड हॉल्स में, उनमें से भी कभी कभी कोई आवाज़, एक लड़की की आवाज़ में किसी एक लड़के को आवाज़ दी जाती थी उसके नाम से कि इधर आओ। वहाँ जाते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन ये एक सिलसिला वहाँ शुरू हो गया था और काफ़ी ज़्यादा एक अजीब स्ट्रेस वहाँ मेंटेन होना शुरू हो चुका था। यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्कूल टीचर्स को जो था एक बस जमा करती थी और वो सबको लेके वहाँ पहुँचाती थी उस जगह पर, उस किले पर। तो एक दिन वो, ये नॉर्मल रूटीन था कि सारे टीचर्स एक साथ आते थे। तो वो टीचर्स जब आ रहे थे तो बस जो थी वो एक थोड़े से फासले पे ख़राब हो गई, और इतना फासला था कि अगर टीचर्स उतर के 15-20 मिनट या इस तरह चहलकदमी करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो उतर के चहलकदमी करने लगे, और जब वो वहाँ पहुँचे उस जगह पे, तो दरवाज़ा बंद था और अंदर से ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को कोई पीट रहा था। लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी और एक अजीब अफरा तफरी का एक माहौल लग रहा था अंदर। इन लोगों ने दरवाजे में पहुँचे और उसको खोलने की कोशिश की, और बड़ी मतलब वैसे तो आराम से खुलता था वो दरवाज़ा, लेकिन इत्तेफाक है कि उस दिन खुल नहीं रहा था। बहरहाल उनके आने के बाद वो खुल गया। तो अंदर एक अजीब हाल
लोग भाग रहे हैं और ये देख दो बच्चे जो हैं बेहोश पड़े हुए हैं और एक अलग ही माहौल था। तो अब सबको कॉम डाउन करने के बाद, ठंडा करने के बाद बिठाया गया और फिर पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों सब पागल हुए हैं, कोई अफरत, बिल्कुल पैनिक हो रहा है, कोई बेहोश पड़ा है, भाई क्या हुआ है यहाँ। तो वो फिर बताते हैं कि यहाँ पे जब टीचर्स नहीं आए थे तो तफरी शुरू हो गई थी, जिस तरह स्कूलों में होती है, आपस में हंसी मजाक और ये सब कुछ शुरू हो गया कि उतनी देर में एक लड़की की दूसरे कमरे में से, जो एसोसिएटेड कमरे थे, चीखने की आवाज़ आई, जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स उठ के गए भागते हुए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन चीखा है। तो वहाँ जाके जब देखा गया तो वहाँ जनाब एक साहब छत से लटके हुए थे, जिस तरह फांसी दे के लटकाया जाता, तो वहाँ से लटके हुए थे। इसको देख के ये लोग सारे भाग कर वहाँ से निकले और एक भगदड़ सी मच गई, मतलब एक खौफ फैल गया। अब बड़े दरवाजे, मेन दरवाजे की तरफ गए तो वो दरवाज़ा बंद हो गया और वो खुल नहीं रहा था, जितनी भी जान लगा लो। अब लड़के, जो बड़े बच्चे जो थे स्कूल के, वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और बाकी इसी तरीके से कहीं कोने में जमा हो गए, या कोई लड़कियां जिस तरह बैठ के रो रही थी, और एक अजीब ही अफरा तफरी मच गई। आते उतनी देर में टीचर्स आ गए और ये सिलसिला ख़त्म हुआ, दरवाज़ा खुल गया और सब कुछ हुआ। ये लोग सारे बच्चे वगैरह घर चले गए, काफ़ी बच्चे बीमार पड़ गए, कुछ बच्चों ने आने से इनकार कर दिया और 2 हफ्तों की क्लासेस कैंसल हो गई। और फिर ये तय हुआ कि जब तक अब वो उस मेन स्कूल के अंदर काम ख़त्म नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। तो 2-3 हफ्ते के बाद ये अपने नॉर्मल स्कूल चले गए और बहुत सारे बच्चे जो थे वो ड्रॉप आउट कर गए इस शौक से जो इस जगह पे हुआ। ये कहते हैं जनाब, ये अब स्कूल तो बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ साल के बाद इस किले को भी डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिश करने के बाद भी इस किले के अंदर से 2-3 ढांचे मिले इंसानी, और लगा कि यहाँ पे कुछ दफन थे लोग इस इमारत के अंदर, जो कि शायद वजह बने हुए हों इस जगह की, इस किस्म के माहौल की। अब आगे इन्हीं ने एक और इसी अपने ही गांव की बात की, और बात ये की कि इनका जो गांव है उधर एक दरख्त था पुराना, मेरा ख्याल है बरगद का पेड़ होगा, क्योंकि वही ऐसे फैल रहा होता है। लेकिन ये कह रहे हैं जी, इनको नाम याद नहीं है उस दरख्त का, मतलब उसका शेप याद नहीं, इतनी पुरानी बात हो गई है। तो इनको तो याद नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अमेरिका वगैरह शिफ्ट हो गए, लेकिन इनके कजन्स वगैरह सबको ये जगह याद है, वो वाकया याद है, वो शख्स याद है। अब उस दरख्त काफ़ी घना और साएदार दरख्त था, और काफ़ी मतलब बड़ा साइज में, और उसी के नीचे एक कुआं था जहाँ अक्सर गांव वाले पानी लेने आया करते थे, और वहाँ एक खातून खासकर पानी रोज़ निकालती थी आके दिन में। उस जगह के बारे में बड़ी चीज़ें मशहूर थी, कभी कुछ नज़र आ गया, कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। लेकिन ये जो स्टोरी है ये सबसे ज़्यादा मशहूर थी कि ये कोई खातून थी उसी गांव की, जो कि वहाँ पे रोज़ जाके पानी निकालती थी और वो लेके आया करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ अलग मामला होने लगा कि वो बिहेव अजीब करने लगी, और वो अक्सर रात को वहाँ कुएं की तरफ उस दरख्त के पास चली जाती थी। अब इनको रोकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन ये रुकती नहीं थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, और हाल ये हो गया था कि इनको बांध दिया जाता था, तो ये अपने किसी तरीके से अपने आप को खोल के वहाँ रात को उस दरख्त के पास पहुँच जाती थी। क्या करती थी वहाँ समझ में नहीं आता था, लेकिन ये वहाँ पहुँच जाती थी। अब ये तो एक सिलसिला था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये नोट किया गया कि उन्होंने बड़े मतलब सजे हुए, मतलब जिसको आप दुल्हन जैसे कपड़े कहेंगे, सजे धजे कपड़े पहनना शुरू कर दिए और रात में वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये थी कि ये लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे, या कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास बड़े पैसे हों और ये मतलब ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकें। तो उसके बावजूद ये वहाँ मतलब कपड़े या कहाँ से आ रहे हैं समझ में नहीं आता था। कपड़े तो कपड़े थे, लेकिन अब ज्वेलरी भी पहनना शुरू कर दी थी, जो कि अब तो बहुत बड़ा सवालिया निशान था, ये ज्वेलरी अब कौन ला के दे रहा है।
अब ये रोज़ इस हालत में वहाँ पाई जाती थी। इनको अक्सर लोगों ने, गांव में इनके कज़न्स ने जाते हुए और वहाँ खड़े हुए देखा रात में। और हिम्मत किसी की नहीं होती थी कि इनके पीछे जाएं या इनको पूछें जाके कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। 6 महीने तक ये मामला वहाँ चलता रहा और घर वालों ने बड़ी कोशिश की कि इनको पकड़ के रखें, कुछ करें, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाती थी। ये समझ में नहीं आता था कि आखिर ये किस तरह घर से निकल जाती हैं, जो कि नज़र भी नहीं आती कैसे नहीं, लेकिन वहाँ पहुँची होती। मुख्तलिफ दरबार, आलिम हर जगह ये लेके गए। अब कहते हैं एक दरबार था जो पिंडी के एक साइड पे, मतलब पिंडी की तरफ था कहीं, तो वहाँ से इनको एक तावीज़ मिला, जिसके बाद कुछ ये बेहतर हुई, कुछ होश में आने लगी। तो घर वालों ने इनकी पहली फुर्सत में शादी करा दी, और भी दूर किसी गांव से, ताकि इस इलाके से वो चली जाए। कहते हैं कि कुछ साल, यानी 1-2 साल तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हिसाब किताब चला, सबको लगा कि ये सब ठीक, मामला ठीक हो गया। लेकिन अचानक से ये फिर एकदम से कार्रवाई शुरू हो गई। ये अपने ससुराल में ही बैठे बैठे रेडी होती और पता नहीं कैसे रात में वहाँ पहुँच जाती थी। अब वही बात कि किसी के पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई गाड़ी रिक्शा कुछ भी नहीं था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाँवों से गाँव इतनी रात को चलती नहीं है। ये कैसे पहुँच जाती थी, ये एक मामला किसी को समझ में नहीं आता था। इनके हस्बैंड बहुत कोशिश करते थे, बहुत साथ देते थे, इलाज कराते थे, जगह जगह लेके जाते थे, लेकिन वो वक्त के साथ वायलेंट होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपनी सास को ऐसा मारा कि वो बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हो गई, और उसके बाद उनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दी। अब ये गांव वापस पहुंच गई, और अब ये फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो इत्तेफाक ये हुआ कि इसी के आसपास कोई बहुत नामी गिरामी किस्म के पीर साहब जो थे, वो गांव में किसी मकसद से आ गए। ये सब देखने के बाद उन्होंने एक अमल किया और कहा कि कोई बहुत ही शदीद किस्म का साया है जो कि इस दरख्त पे है, जो कि इनके पीछे पड़ गया है, और वो अगर ये वहाँ ना जाएं तो वो पूरे इनके घर वालों को भी नहीं छोड़ेगा, मार देगा, और ऐसा कुछ सिलसिला होगा, और इसलिए ये होता है। उन्होंने फिर कुछ अमल किए और इनको कुछ तरीक़ेकार बताए और कुछ तावीज़ दिया, काफ़ी साथ दिया, जिसके बाद ये कहते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है, मामला ठीक हो गया। वो अब दोबारा शादी करके अपनी, मतलब एक ज़िंदगी गुजार रही हैं। और 3 साल पहले खुद से, या जिस तरी वजह से भी, इस दरख्त पे बिजली गिरी और ये दरख्त जल गया पूरा, और उसी के साथ ये कुआं जो उसके साथ था वो भी सूख गया। और अब वो जगह ऐसी हो गई है कि उसके करीब से भी कोई नहीं गुजरना चाहता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और वेरी रिविटिंग टेल एज वेल, कि मतलब ऐसी कहानी जो गांव की मिलती है। तो थैंक्स अगेन, और उम्मीद है कि आप और भी अपनी गांव की कहानियां भेजेंगे। अगली कहानी वहाज साहब की है, जो लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया। लक्ष्मी चौक का इलाका बता रहे हैं। वैसे तो मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ इधर जाने का, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग 5 थे, और एक ट्रेनिंग के चक्कर में, और अपना एक बैच था इनका, वो आया हुआ था, और एक होटल में रुके थे, जहाँ पे बेसिकली 5 लोगों की गुंजाइश नहीं थी, 4 लोगों का कमरा था, और फर्श पे एक मैट्रेस दे दी गई थी कि चले भाई आप यहाँ रुक जाएं। अब क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल था, अब वो मतलब बंदे के लिए जो फर्श पे सोएगा, तो इन्होंने एतराफ़ में आगे पीछे बात की, और इनको एक होटल मिल गया जहाँ पे 6 बेड्स वाला कमरा था, और ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब जो 5वें साहब थे, अब उनको बेड पे लेटने की मतलब जगह मिल जाएगी, तो ये इस बारे में खुश थे, क्योंकि वो फ़िलहाल इन लोगों के साथ स्टे नहीं कर रहे थे, अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रुके हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ज़मीन पे सोना पड़ता वरना। तो अब ये कहते हैं ये फर्स्ट फ्लोर का कमरा था, और इत्तेफाक है कि उस फ्लोर पे इनके अलावा कोई भी नहीं था, और बड़ा मुनासिब विदिन बजट जगह थी। तो सब एडजस्ट हो गए, सब ने अपना सामान वगैरह रखा, अपनी हिसाब से जगह सेट की, और ये और लिखने वाले और इनके एक दोस्त वहाँ से निकल पड़े खाना खाने के लिए, अपने सेटिंग वगैरह करके, और बाकी कुछ लोग कमरे में रह गए। अब जब ये वापस आए, खाना खा के ऊपर आए, तो हॉल जो था वो, उसमें अंधेरा था, सिर्फ एक रेड लाइट जल रही थी, और
ये अपने जब दरवाज़ा नॉक करके अंदर आए तो आने से पहले इनको एहसास हुआ जैसे कि हॉल में किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इन्होंने अंदर जाके जाने से पहले इनके दोस्त ने इनका नाम शाहरुख है, उसने इनसे पूछा कि तुम्हें किसी के रोने की आवाज़ आ रही है? जिस पे इन्होंने कहा हाँ मुझे आ रही है। हो सकता है कि कोई फिल्म देख रहा हो या कोई नीचे लॉबी में कोई चीज़ देख रहा हो जिसकी वैसे ही आवाज़ इस तरह गूंज रही है, और बहरहाल ये अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाके इस बात का तज़किरा हुआ तो सब ने यही कहा कि कोई ऐसा नहीं है एक सिलसिला, कोई रोने धोने की कोई आवाज़ नहीं है और तुम लोगों का मतलब एक वहम है। अब ये सारा सिलसिला चल रहा था। इनके जो दोस्त हैं वो अपने बेड पे लेट गए और ये उसके पास ही सोफे पे बैठे हुए थे कि एक और साहब थे वो इनके बेड पे लेट गए और कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है, तुम अपना कर लेना कुछ। अब ये सब दोस्तों में ज़रा सिलसिले चल रहे थे और एक बेड पे इनका बैग पड़ा हुआ था और वहाँ रखा हुआ था, और ये कपड़े प्रेस करने के लिए वहाँ से उन्होंने निकाले थे, और ये सब सिलसिला कुछ चल रहा था। एक अगले दिन सुबह जाना था और इस तरह की सिलसिला कि इनके जो दोस्त शाहरुख साहब थे वो वॉशरूम गए और ये अपनी चीज़ें उठा के इन्होंने नोट किया कि अभी जहाँ से बैग में से कपड़े वपड़े निकाले थे अब वो बेड पे पड़ा हुआ था, वो बैग अब इनके कदमों में यानी पैरों में पड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ा बैग था। और ऐसे ही इन्होंने तंज में किसी को कहा कि मतलब बैग उठा के मेरा फेंक दिया और ऐसी बात की, लेकिन किसी ने इस बात की तरफ नहीं है, बोला कि हमने तुम्हारी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अब हैरत हुई कि भाई इतना बड़ा बैग इनके पैरों में कैसे आ गए, वो भी इतनी खामोशी के साथ कि इनको एहसास नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कि इनके जो दोस्त हैं उन्होंने इनके साथ प्रैंक किया होगा। तो शाहरुख साहब आए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सामने वॉशरूम में था तो मैंने ये काम नहीं किया। अब ये थोड़ी सी अफरा तफरी चल रही थी और कुछ इस तरह की चीज़ नोट होने के बाद एक थोड़ा सा डर लगने लगा सबको कि यार ये इतनी हैवी मतलब एक कोई चीज़ कहीं रखी वो एकदम से वहाँ से उठ के यहाँ आ गई, और मतलब मैं देख भी नहीं पाया कि कब आई और कैसे आई, तो ये इधर क्या हो रहा है ये। अब ये थोड़ा सा डरने के बाद थोड़े साथ साथ मतलब होने लग गए, और ये फिर कहते हैं कि इन्होंने खौफज़दा होने की वजह से ये एक ही साथ मतलब एक ही साथ होके सोने लगे। अब ये आते हैं जनाब इसी सिलसिले मतलब जब इकट्ठे हो गए ये लोग और एक बेड मतलब डबल बेड इस तरह बना के सारे एक पे आ गए। अब जब ये लोग एक बेड पे आ गए, 4-5 लोग जितने भी थे वो एक तरफ हो गए और सोने की कोशिश करने लगे, तो कोई कह के मार के इन पे हंसने लगा। और ऐसा मतलब कोई कह के मार के ऐसे हंस रहा था जैसे लग रहा था कि इन्हीं पे हंस रहा है, और तो ये और खौफज़दा हो गए और ये माजरा मतलब इनको समझ में आना बंद हुआ। तो ये खड़े हो गए कि मतलब हॉल में शायद कोई आया होगा या कुछ होगा, हम अपने ऊपर इतना खौफ क्यों तारी कर रहे हैं, तो आओ देख के आते हैं, सबको पता चल जाएगा हुआ क्या है। जिस पे कोई तैयार नहीं हुआ बाहर जाने के लिए। बहरहाल कह के मार के इन पे कोई ऐसा हंसने लगा जैसे कि लग रहा है कि इन्हीं पे हंस रहा था। तो ये इन्होंने कहा कि देख के आते हैं कि कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है हॉल में, मतलब अब लग रहा है करीब से आवाज़ आ रही, तो हो सकता है कोई हॉल में मौजूद है जो इन पे हंस रहा है, या कोई इन पे नहीं किसी और बात पे हंस रहा है और ये खौफज़दा हो रहे हैं बिला वजह। इनके साथ कोई निकलने को तैयार नहीं हुआ और एक आदमी बस तैयार हुआ और ये वो निकल के बाहर हॉल में गए कि आखिर ये क्या मामला है। तो इन्होंने देखा कि वहाँ एकदम से बहुत अंधेरा हो गया है, जो जल रही थी लाइट वो भी नहीं जल रही, और एक बड़ा सन्नाटा है, इतना सन्नाटा महसूस हो रहा है कि अपनी आवाज़ आ रही है सांस की। इन्होंने हिम्मत करके एक दो दरवाजे देखे, कुछ लॉक थे कुछ खुले हुए थे, और एकदम से एक बदबू मतलब आई और इतनी तेज़ी से आई कि इनके साथ वाले लड़के ने खांसना शुरू कर दिया। तो इन्होंने उसको पकड़ के वापस पलटने की कोशिश की तो किसी ने दोनों को गर्दन से पकड़ के पीछे खींचा। अब जब ज़ोर से पकड़ के इनको खींचा, ये दोनों सीधे हुए और दौड़ के सीधा अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर वालों ने इनकी हालतें देख के वो और डर गए कि ये क्या हुआ। दरवाज़ा लॉक करके टेबल वगैरह रख दी गई कि कोई अंदर ना आ जाए, दरवाज़ा खोल के, और सब जो थे एक जगह डर के बैठ गए।
इतनी देर में ये कहते हैं कि बराबर वाला जो इनका कमरा था उसके दरवाजे पे नॉकिंग शुरू हो गई और काफ़ी आवाज़ आने लगी। ये डर गए क्योंकि 3:30 बजे का रात का टाइम था, भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना कोई आने वाला था। इन्होंने मोबाइल पे सूरह जिन लगा के रख दी और उसके बाद एक सुकून महसूस होने लगा। अब ये कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बेड्स पे लेटे हुए थे और डरे हुए थे कि आँख आँख कब लगी पता नहीं चला, और सुबह 7 बजे इनकी एक दोस्त इनको उठाने लगे कि भाई जल्दी उठ और निकल यहाँ से। जब वो उठे कि भाई क्या हुआ, तो देखा बेड पे कीड़े ही कीड़े थे और खून के धब्बे लगे हुए थे जहाँ ये लेटे हुए थे, और ये बस अपने आप को झाड़ के वहाँ से भागे और वापस उसी बराबर वाले होटल में चले गए जो छोड़ के ये आए थे कि किसी तरीके से इस जगह से जान छूटे। इसके बाद तो इनकी ट्रेनिंग हो गई ख़त्म, क्योंकि कोई बीमार पड़ गया, किसी को रैशेस हो गए, और इनको जो लिखते हैं खुद वो कहते हैं मुझे तो मलेरिया हो गया और मुझे बड़ी मुश्किल से मतलब वक्त गुजरा वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने उस होटल की एक वीडियो भी अटैच की है जो कि इस वीडियो में हम अटैच कर देंगे, तो आप उसको भी देखिएगा एंड डू मेक अप योर ओन माइंड्स ऑन व्हाट हैपेंड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है रुबीना साहिबा की, जो कि हमें अक्सर लिखती रहती हैं और वो आगे बताती हैं कि बेसिकली इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और वहीं का दूसरी साइड है मीरपुर जो कनेक्टेड ही है, और वहाँ की कुछ बातें बता रही हैं। जैसे कहती हैं इस इलाके में पहाड़, दरिया नदी नाले सब कुछ ही है, जंगल भी है और जगह जगह कब्रिस्तान भी हैं, क्योंकि अपनी अपनी ज़मीनों पे लोगों ने अपने अपने लवाकिन को या अपने अपने रिश्तेदारों को जो है वो अपनी ज़मीनों पे दफन किया हुआ है, जिसकी वजह से इसी तरीके से बहुत स्कैटर्ड मतलब कब्रें हैं और कब्रिस्तान हैं। तो इस एरिया की खासियत यही है क्योंकि ज़मीनें लोगों की हैं पुरानी पुरानी, तो उन्होंने अपने को अपनों को और अपने प्यारों को अपनी जाहिर सी बात है ज़मीनों पे दफन किया हुआ है। तो इसी वजह से हर जगह ये कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्री पार्टीशन ज़माने से भी आबाद जगह है और काफ़ी कुछ यहाँ होता था। तो अब ये कहते हैं कि ऐसा ही सिलसिला है कि आबादी है, कुछ फासले के बाद फिर जंगल नज़र आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, वीराना होगा, फिर कोई थोड़ी सी आबादी होगी, फिर इस तरह ज़मीन होगी, जंगल होगा, कोई थोड़ा ऊंची नीच पहाड़ होगी। इस तरह का जो एरिया है वो कुछ इस तरह का सिलसिला है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ज़्यादातर जगह यहाँ पे हॉन्टेड हैं और बस बुज़ुर्गों के मज़ारात जो हैं बगैर इनके कि वहाँ पे ऐसा कोई ख़ास सिलसिला नहीं है, बाकी हर जगह गिव और टेक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। अब इनके गांव का एक लड़का था जो कि अक्सर किसी काम से दूसरे गांव में या कहीं जाता रहता था, और उस बंदे की ये 5-6 साल पहले की या उस तरह की कोई सिलसिला है की बात है ये। और ये बताते हैं कि भाई वो जाता था दोपहर में, शाम तक आ जाता था, लेकिन किसी काम से वो गया और उसको देर हो गई। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, वहाँ से उसको क्रॉस करके आना होता था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। और आप समझ सकते हैं कि इतने वीरान में जंगल में जानवर वगैरह और ये सब कुछ सिलसिले होते थे, तो अब कोई रुकता नहीं था कहीं बाहर बैठ के, बस वो चलता रहता था जब तक उसका घर ना आ जाए। अब ये जंगल में से जा रहे थे, अंधेरा था सिलसिला, तो इनको एहसास होने लगा कि इनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब इन्होंने पलट के देखा तो कोई शख्स था। थोड़ा सा आगे जाके जब नोटिस किया तो वो एक औरत थी जो कि एक सुर्ख लिबास में थी, और जैसे जैसे ये आगे चलते जा रहे थे वो थोड़ी सी करीब होती जा रही थी, तो इनको दिखाई देता जा रहा था कि भाई वो एक दुल्हन की मानंद बनी हुई थी, मतलब इतना सज धजी हुई थी और इतना जेवर लदा हुआ था उनके ऊपर कि मतलब इससे कम तो कोई सोच नहीं सकता कि ये कोई होगी, मतलब इतना कुछ पहन के। अब ये पीछे पीछे इनकी आ रही थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़े बाल, ये सब कुछ। इन्होंने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी और ये अपना चलते रहे, क्योंकि इनको लगा कि ये कोई शादी से भाग के एक लड़की जो है ये यहाँ जंगल में छुपी हुई है और ये इधर से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए शायद इनके पीछे पीछे आ रही है। ये अपने तेज़ी से चलते रहे यही सोच के कि भाई मर्जी की शादी नहीं होगी तो ये भाग के यहाँ छुपी हुई है, और ये अपना चलते रहे कि आहिस्ता आहिस्ता
उस घने जंगल में, अब जाहिर सी बात है ना कहीं कोई आबादी, ना कोई मतलब कहीं कोई मस्जिद या कोई चीज़, या जंगल में इस तरह कोई आपका पीछा कर रहा है। आप एक होता है कि बंदा कोई रुक के ज़्यादा मतलब एहतियात में रहता है, तो वो चलते रहे और वो पीछे पीछे उनके आती रही। थोड़ी देर के बाद इनको एहसास हुआ कि मतलब ये कोई मुसीबत तो ना मेरे पड़ जाए, कि भाई वहाँ गांव का कानून है और अब ये दुल्हन भाग के आई हैं और किसी ने इनको इनके साथ देख लिया तो बिला वजह एक कुछ रिलेशनशिप या फिर बन जाएगा, और जहाँ से ये भाग के आई हैं वो तो इनके जानी दुश्मन बन जाएंगे। तो ये थोड़े तेज़ तेज़ चलने लगे कि पता नहीं ये ऐसे इन इस एक इवेंट के चक्कर में बदनामी के बाइस पूरा ख़ानदान ही हमारा कोई मतलब दुश्मनी में ना हो जाए, तो ये निकल पड़े और तेज़ तेज़ चलने लगे और बिल्कुल स्पीड इन्हीं ने पकड़ ली। अब जब ये थोड़े तेज़ चलने लगे तो एकदम से वो औरत इनके सामने आके खड़ी हो गई, क्योंकि ये तो उससे बचने की कोशिश कर रहे थे और थी वो पीछे, लेकिन वो आखिर इनके सामने आ गई कहीं से। और ये इसको कहने भी लगे कि भाई तुम्हारे चक्कर में मतलब मैं कत्ल कर देंगे और सब कुछ हो जाएगा, मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो। और लेफ़्ट राइट वो करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो औरत इनको जाने नहीं दे रही थी। जिस तरफ ये मुड़ती थी वो सामने आ जाती थी और अजीब तरीके से इनको देख के मुस्कुराती थी और बस इनको जाने नहीं दे रही थी। अब वो ऐसा इनको महसूस जब होने लगा कि वो करीब आ रही है, तो उन्होंने एक बड़ी लकड़ी उठाई और उसको फासले पे रखने के लिए उसको हिलाते रहे कि मेरी जान छोड़ दो और मुझे माफ़ कर दो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाने दो। और इसी तरह वो इनके दायरे काटती रही और ये उसको वो लकड़ी की मदद से पीछे करते रहे और वो इनको देख के हंसती रही, मुस्कुराती रही और ये रास्ता उससे मांगते रहे, क्योंकि वैसे ही काफ़ी देर थी और कुछ घंटे गुजरने के बाद और पूरी रात ऐसी बहस करते रहे, उससे बातें सुनाते रहे। फजर का टाइम हुआ और फजर के टाइम के बाद अचानक से वो औरत की हैबत बदलने लगी और इंतहाई भयानक काली और अजीब हालत हो गई। उसके हाथ लंबे हो गए, उसके बाल जो थे जो बड़े हसीन लग रहे थे अब वो बिल्कुल पैरों तक बिल्कुल ज़मीन पे लटकने रहे और उसका अजीब हालत देख के ये तो डर गए। ये अब बिल्कुल ही उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे कि ये क्या चीज़ है, और ये तो वाकई कोई बहुत ही ख़तरनाक और बदसूरत सी कोई चीज़ है, जिसको देखते ही देखते ये बिल्कुल बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। और जब इनको होश आया तो ये अपने घर में थे और सारे लोग इनसे यही पूछ रहे थे कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे रात में। इन्होंने जब बताया तो इनको घर वालों ने बताया कि ये एक दो रोज़ से बेहोश पड़े हुए और उनको शदीद बुखार है और अजीब तरीके से कांप रहे हैं। इनको जब पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा मेरे साथ रात में हुआ, तो इन एक मौलवी साहब को बुलाया गया दम दुरूद के लिए। तो मौलवी साहब ने जब इनकी कहानी सुनी और बताया कि अब तो इतनी रात उसके साथ गुजारने के बाद बहुत मुश्किल है इनके ऊपर से उसका साया हटाना, और ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं अब जिस्मानी तौर पे। ये बात तो होके ख़त्म हुई, लेकिन अब इसके एक आध दिन बाद वो लड़का मर गया और जब उसको गुस्ल दी जा रही थी तो ये मतलब देखा गया कि उसके जिस्म पे अजीब किस्म के नील और निशान थे, जैसे कि किसी ने उसको पंजे मारे हों बग़ैर खून ज़ख्मी किए हुए, सिर्फ नीलों मतलब ऐसा मारा कि खून नहीं निकला। तो ये इन्होंने अपनी गांव की एक और कहानी शेयर की थी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और देखना चाहिए जाके ये एरियाज़, मेरा ख्याल है मीरपुर तो ख़त्म हो चुका है आई थिंक वो डैम वगैरह के चक्कर में, लेकिन इंटरेस्टिंग स्पेस टू सी अपने मतलब नॉलेज के लिए, आउटिंग देख के मतलब पहाड़ इलाका वगैरह। तो लेट्स सी। तो खैर दिस वाज एपिसोड 146। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन, और फिर अगली कहानी लेके आते हैं जल्द आपके पास। टिल देन अल्लाह हाफिज़।